आज हम एक नया स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ये स्टोरी पढ़ोगे ना, आपको बहुत मज़ा आएगा। वैसे इससे पहले आपने पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की कहानी अवश्य पढ़ी होगी। अगर नहीं, क्योंकि आपने आई थिंक बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स पे डिपेंडेड बहुत सारे सीरियल्स अभी बन रहे हैं। अब आपने देखा है कि नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन ये स्टोरी अगर नहीं देखा है तो मैं ये कहानी बताने जा रही हूँ ना, बहुत ध्यान से सुनना। बहुत अच्छा स्टोरी है ये। एक तरफ इसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरता की कहानी बताई गई है, तो दूसरी ओर उनके माफ़ कर देने और फिर से अपने वीरता को प्रूव करने के लिए उन्होंने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी उसके बारे में बहुत अच्छी कहानी ये दी गई है आपकी किताब में। ठीक है, तो आज हम लोग पृथ्वीराज चौहान नामक एक कहानी पढ़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान हमारे दिल्ली के शासक थे, बहुत वीर शासक थे। उनकी गिनती बहुत वीर लोग पुरुषों में होती है। ठीक है, आज हम लोग ये ऐतिहासिक नाटक पढ़ेंगे। ठीक है जी, शुरू करें बेटा। और तो मैं आपको बता दूं पहले कि जो पृथ्वीराज चौहान है ना, वो दिल्ली के शासक थे। ठीक है, उन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए अपने ही प्राणों की आहुति दे दी। ये इतने वीर थे। ठीक है, इन्हीं की कहानी आज आप पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, हिंदुस्तान का इतिहास कई वीर वीरांगनाओं की शूर गाथा को दर्शाता है। अब देखो, जो हम लोग का हिंदुस्तान है ना, मतलब इंडिया, भारत का ही पर्यायवाची शब्द हिंदुस्तान है। ठीक है, तो यहाँ का जो हिस्ट्री इतिहास है, यहाँ पे कई वीर, जो पुरुष होंगे वे वीर कहलाएंगे और जो लड़कियाँ वीर होती हैं वो क्या कहलाती है, वीरांगनाएं कहलाती है। की शूर गाथा, शूर मतलब क्या होता है, वीर होता है। उनकी वीरता की कहानी को क्या करता है, दर्शाता है, बताता है। कहने का अर्थ है कि हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में कई वीर और वीरांगनाएं ऐसी हुई है जो जिनके सूरगाथा को हमारा इतिहास बताता है, मतलब वीरता की कहानियाँ हमारा इतिहास दर्शाता है, बताता है। उन्हीं में से एक थे दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान। वही जो पृथ्वीराज चौहान थे वो क्या थे, दिल्ली के शासक थे, जिन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ अपने राज्य के आत्मसम्मान की रक्षा की। और जैसा कि उनका फ़र्ज है अपने राज्य के आत्मसम्मान की रक्षा करना, इसके उन्होंने पूरी निष्ठा, मतलब पूरे तन मन धन से क्या किया, आत्मसम्मान की रक्षा की। उन्होंने गजनी के सुल्तान मोहम्मद गौरी को युद्ध क्षेत्र में कई बार हराया। गजनी एक दूसरा देश है जो भारत के बाहर का था, विदेशी देश था। वहाँ के सुल्तान कौन था, मोहम्मद गौरी था। ठीक है, उसने क्या किया था कि युद्ध क्षेत्र में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने कई बार हराया था। यहाँ तक कि बंदी बनाए जाने के बाद भी उन्होंने अपने राज्य के स्वाभिमान को बनाए रखा। इसके बाद क्या हुआ कि एक बार जब वो पराजित हुए मोहम्मद गौरी के हाथों, तभी भी उन्होंने अपने स्वाभिमान को बनाए रखा। उन्होंने उनकी गुलामी स्वीकार करने से अच्छा अपनी मौत को स्वीकार करना ज़्यादा उचित समझा। ठीक है, आपको पता चल गया पृथ्वीराज चौहान कौन थे। चलो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, हम इतिहास के 12वीं सदी के पन्ने को खोलेंगे। मतलब ये जो कहानी वो कब की है, 12वीं सदी की है। कब की है, 12वीं सदी की है। तो जब आप पन्ने को खोलेंगे तो देखेंगे कि हाथ में तलवार लिए गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान के राज्यों पर धावा बोलता और लूटपाट करता। वह चाहता कि गजनी सबसे धनी देश बने और हिंदुस्तान की तरह सोने की चिड़िया कहलाए। अब उसकी निगाहें दिल्ली पर टिकी थी, वही दिल्ली जिसके सिंहासन पर पृथ्वीराज चौहान विराजमान थे। वे बहुत वीर और युद्ध कला में निपुण योद्धा थे। शब्द भेद तीरंदाजी में तो वे माहिर थे ही। अब सुनो, जो आप ये कहानी पढ़ने जा रहे हो वो कब की है, 12वीं सदी की है। ठीक है, तो जब आप 12वीं सदी का पेज खोलोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाथ में गजनी का जो सुल्तान मोहम्मद गौरी है क्या है, हाथ में तलवार लिए हिंदुस्तान के हर राज्य पे धावा बोलता और लूटपाट करता है, क्योंकि वो गजनी को सबसे धनी देश बनाना कर चाहता था। आपको पता है भारत को सबसे आरंभ में सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा सोना था। यहाँ पे जो जो वस्तुएं होती थी ना, बहुत ज़्यादा मूल्यवान होती थी, जो बाकी देशों में नहीं पाई जाती थी। और यहाँ की वस्तुएं दूसरे बाहरी देशों में बहुत ज़्यादा कीमत में बिकती थी। इसलिए उस समय भारत को क्या बोलते थे, सोने की चिड़िया बोलते थे। और गजनी क्या चाहता था, गजनी का जो शासक मोहम्मद गौरी था वो क्या चाहता था कि भारत के सारे राज्यों को लूट कर क्या करे, वो गजनी को भारत जैसी सोने की चिड़िया बना दे। उसके बाद क्या हुआ, उसकी निगाहें दिल्ली पे टिकी थी। जब सारे राज्यों पे उसने धावा बोल दिया तो उसका ध्यान कहाँ गया, दिल्ली पे गया। अब याद है ना आपको, दिल्ली के सिंहासन पर कौन था,
उस समय पृथ्वीराज चौहान विराजमान थे। और जो पृथ्वीराज चौहान थे वे बहुत वीर थे, युद्ध कला में निपुण थे, शब्द भेद तीरंदाजी, मतलब अगर कोई आपको उनको कोई जवाब दे तो वो शब्दों के बाण भी बहुत मजबूती से छोड़ते थे। तो आज हम लोग पृथ्वीराज चौहान की इसी वीरता के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये पहला भाग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहला भाग देखो, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, हमने बड़े से बड़े राज्यों को जीता है, लेकिन जितना खजाना दिल्ली में है उतना कहीं और नहीं। अगर हम दिल्ली के खजानों को लूट लें तो हमारा मुल्क सबसे धनी मुल्क बन जाएगा और सोने की चिड़िया कहलाएगा। अब देखो क्या है कि मोहम्मद गौरी का दरबार है और वहाँ पे उसके मंत्री बैठे हैं, उन लोगों के बीच कन्वर्सेशन हो रही है। तो मोहम्मद गौरी बोल रहे हैं कि हमने बहुत बड़े बड़े राज्यों को जीत लिया है, लेकिन जितना खजाना दिल्ली में है ना उतना कहीं नहीं है। तो अगर हम लोग दिल्ली के खजानों को लूट लें तो क्या हो जाएगा कि हमारा मुल्क, क्यों जो मुस्लिम देश होते हैं ना उसमें देश को क्या बोलते हैं, मुल्क बोलते हैं। तो बोल रहा था कि हमारा जो देश है ना, मुल्क है, सबसे धनी मुल्क बन जाएगा और सोने की चिड़िया कहलाएगा। जैसे भारत सोने की चिड़िया कहलाता है ना, वैसे क्या कहलाएगा हमारा मुल्क, मतलब गजनी क्या कहलाएगा, सोने की चिड़िया कहलाएगा। तो उसके मंत्री बोलते हैं, सुल्तान माफ़ी चाहता हूँ, दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान युद्ध कौशल में माहिर हैं, उनको पराजित करना लोहे के चने चबाने जैसे होगा। देखो यहाँ पे एक मुहावरा आया, लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाने का अर्थ होता है मतलब कि बहुत कठिन कार्य करना, ठीक है। तो यहाँ सुल्तान के मंत्री कहते हैं कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान है बहुत वीर है, हम लोग उसको हरा पाएंगे, बहुत कठिन कार्य है, हम लोग को इस विषय में थोड़ा सोचना चाहिए। तो मोहम्मद गौरी बोलते हैं, तो ठीक है, हम भी पृथ्वीराज चौहान की वीरता को देखना चाहते हैं। सेनापति, दिल्ली पर हमला करने की तैयारी करो, ठीक है। तो ये मोहम्मद गौरी क्या बोले कि ठीक है, अगर वो बहुत वीर है तो हम भी उसकी वीरता देखना चाहते हैं और चलो हम लोग दिल्ली पर हमला करने की तैयारी करते हैं। इधर देखो, दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान जो सिंहासन पर विराजमान है, उनके कानों तक युद्ध की सूचना पहुंचती है। आपको पता है पहले के समय में क्या होता था कि हर राज्य के एक एक गुप्तचर होते थे जो हर राज्य में फैले होते थे और राजा को सबकी खबर आकर बताते थे, कौन किस राज्य किस देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है ना। तो क्या हुआ, उन पृथ्वीराज चौहान का एक दूत था जो वो पृथ्वीराज चौहान को ये सूचना देता है कि महाराज की जय हो, अभी अभी सूचना मिली है कि गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी में है। पृथ्वीराज चौहान का दूत बताता है कि महाराज अभी सूचना मिली है कि गजनी का जो सुल्तान मोहम्मद गौरी है ना, वो दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी में है। अब देखो पृथ्वीराज चौहान जोश में, पृथ्वीराज चौहान इतना कमज़ोर नहीं है कि मोहम्मद गौरी जैसे तुच्छ लुटेरे से भयभीत हो जाए। हम राजपूत हैं, राजपूत, हम किसी के आक्रमण से नहीं डरते, करने दो उसे हमला। गौरी दिल्ली पर हमला बोल देता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच घमासान युद्ध होता है और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के हाथों पराजित होता है। तो देखो जब पहली लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, ठीक है। दोनों में घमासान युद्ध होता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि मोहम्मद गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। अब देखो, अब बंदी बना गौरी पृथ्वीराज चौहान के सामने सिर झुकाकर माफ़ी की भीख मांगता है। अब जब मोहम्मद गौरी बंदी बन जाता है तो वो पृथ्वीराज चौहान से माफ़ी मांगना चाहता है, भीख मांगता है माफ़ी की। मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज, मैंने दिल्ली पर आक्रमण करने की जो गुस्ताखी की है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। कहते हैं कि हिंदुस्तान के सुल्तान दुश्मनों को भी माफ़ करने का हृदय रखते हैं। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से कह रहा है कि मैंने आपकी दिल्ली पे चढ़ाई करके क्या की, गलती कर दी, लेकिन जाने दीजिए, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैंने सुना है कि जो हिंदुस्तान के सुल्तान मतलब होता है राजा, जो राजा है वो दुश्मनों को भी माफ़ कर देते हैं, उनका हृदय इतना बड़ा होता है। तो पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, तुमने ठीक सुना है, हम निहत्थे पे वार नहीं करते, चाहे वो हमारा शत्रु ही क्यों ना हो। हम तुम्हें भी माफ़ कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि आगे से आँख उठाकर भी हिंदुस्तान की तरफ नहीं देखोगे। अब देखो पृथ्वीराज चौहान का देखो दिल कितना बड़ा है कि उन्होंने मोहम्मद गौरी से कहा कि ठीक है, तुमने जो सुना है कि भारत के जो सुल्तान है वो किसी ने दुश्मनों को भी माफ़ कर देते हैं, सही सुना है,
हम निहत्थे पे वार नहीं करते। निहत्था मतलब जिसके पास कोई हथियार ना हो, है ना, उसको बोलते हैं निहत्था। तो मोहम्मद गौरी तो उस समय निहत्था था, उसके पास तो कोई हथियार नहीं था, वह बंदी था। तो उसने कहा कि हम शत्रु ही क्यों ना हो, हम उस पर वार, निहत्था जो उसके जिसके पास कोई वेपन्स ना हो, हथियार ना हो, हम उस पर आक्रमण नहीं करते। हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि आँख उठाकर भी हिंदुस्तान की तरफ नहीं देखोगे। यहाँ देखो, आँख उठाकर नहीं देखोगे मतलब अब कभी हिंदुस्तान के किसी राज्य पे तुम आक्रमण करने की चेष्टा नहीं करोगे। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो मोहम्मद गौरी। खुदा की कसम सुल्तान, मैं हिंदुस्तान को कभी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तभी दरबार में बैठे राज्य कवि चंद बरदाई सलाह देते हैं। चंद बरदाई, महाराज, मैं राज कवि के साथ साथ आपका मित्र भी हूँ। मुझे लगता है कि गौरी को क्षमा नहीं बल्कि मृत्युदंड देना चाहिए। अब देखो मोहम्मद गौरी ने कहा कि खुदा की कसम, मतलब खुदा मुस्लिम में भगवान को क्या बोलते हैं, खुदा बोलते हैं। खुदा की कसम सुल्तान, मैं क्या करूँगा, हिंदुस्तान को कभी हानि नहीं पहुँचाऊँगा। लेकिन क्या चंद बरदाई, पहले आपको पता है ना, पहले जो राजा होते थे उनके दरबार में अलग अलग राज कवि होते थे, है ना, सलाहकार होते थे, मंत्री होते थे, सब अलग अलग होते थे। तो चंद बरदाई जो थे वो क्या थे, उनके राज कवि थे। उन्होंने महाराज पृथ्वीराज चौहान से कहा कि महाराज, मैं एक आपका सिर्फ राज कवि नहीं हूँ, आपका मित्र भी हूँ। मुझे लगता है कि मोहम्मद गौरी को क्षमा नहीं करना चाहिए बल्कि आपको क्या करना चाहिए, मृत्युदंड देना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान, चंद बरदाई, हम आपके सुझाव का सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी गलती सुधारने के लिए हर किसी को एक मौका तो मिलना ही चाहिए। अतः मैं गौरी को क्षमादान देता हूँ। इस तरह क्षमादान पाकर मोहम्मद गौरी गजनी वापस लौट आता है, लेकिन वह अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वह दिल्ली के खजाने को पाने के लिए षड्यंत्र पर षड्यंत्र रचता रहता है। देखो बेटा, पृथ्वीराज चौहान ने तो बड़ा धीरे दिखाकर उसको क्या किया, माफ़ कर दिया। लेकिन जो गजनी का सुल्तान था उसके मन में पृथ्वीराज चौहान के प्रति जलन कम नहीं हुई थी। वो क्या करता था, अभी भी षड्यंत्र, मतलब किसी के साथ मिलकर कभी ना कभी कुछ ना कुछ करता रहता था पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ, ताकि वो दिल्ली के खजाने को प्राप्त कर सके, क्योंकि उसकी नज़र क्या थी, दिल्ली के खजाने पर थी। ठीक है। यहाँ पे हम लोग का एक भाग ख़त्म हुआ। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो, पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या करने वाले मोहम्मद गौरी जैसे विदेशी मुल्क के सुल्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के राज्यों के सम्राट भी थे। कन्नौज के राजा जयचंद पृथ्वीराज की ख्याति देखकर उनसे ईर्ष्या करते थे और उनका अपमान करने का अवसर ढूंढते रहते थे। अब देखो, सपोज कोई बहुत आगे जा रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसके बहुत सारे दुश्मन भी हो जाते हैं। तो क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बहुत ही वीर राजा थे, तो उनके दुश्मन भी बहुत सारे थे। केवल क्या थे, विदेशी राज्य के ही राजा उसके दुश्मन नहीं थे, और क्या थे, हमारे भारत देश के भी बहुत सारे राजा थे जो उनसे जलते थे, चिढ़ते थे और क्या करते थे, उनको अपमान करने का अवसर ढूंढते रहते थे। उन्हीं में से एक थे कन्नौज के राजा जयचंद। हम चाहते हैं कि अब अभी जो आप पढ़ रहे हो वो कन्नौज के राज दरबार है, जिसका राजा कौन है, जयचंद है। जयचंद क्या है, अपने सिंहासन पे विराजमान है। जयचंद बोलते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन करें। उस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर हिंदुस्तान के सभी सम्राटों को निमंत्रण दिया जाए। अब देखो, जैसा कि आपको पता है, आपने रामायण देखा था ना, उसमें आपने सीता जी का स्वयंवर देखा था ना। पहले के ज़माने में क्या होता था, जब कोई राजकुमारी होती थी तो उनके पिताजी क्या करते, शादी के लिए स्वयंवर आयोजित करते थे। स्वयंवर में क्या करते थे, जितने भी बड़े बड़े राज्य के राजा होते थे, उनके आस पड़ोस के राजा होते थे, उनके राजकुमार होते थे, उनको क्या करते थे, वो आमंत्रण पत्र देते थे, मतलब इन्विटेशन देते थे, और उन लोग सब आते थे। फिर कोई ना कोई कंपटीशन रखा जाता था, और जो उस कंपटीशन को पास कर लेता था, राजकुमारी का विवाह क्या होता था, राजकुमारी का शादी क्या होता था, मैरिज उसी राजकुमार के साथ हो जाता था। तो जयचंद की जो बेटी संयोगिता थी, जयचंद ने भी क्या किया, अपनी बेटी संयोगिता की शादी के लिए स्वयंवर रचाया, अरेंज किया। और उसमें क्या किया, क्योंकि वो तो पृथ्वीराज चौहान से चिढ़ते थे, तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर बाकी सभी राजाओं को निमंत्रण पत्र भेजा। जब संयोगिता को इस बारे में पता चला तो वह अपने पिता के शयन कक्ष में जाती है। शयन कक्ष मतलब बेडरूम। जब संयोगिता को यह पता चलता है कि वो पृथ्वीराज चौहान को उसके पिताजी ने नहीं बुलाया है, तो अपने पापा के पिताजी के फादर के बेडरूम में जाती है। संयोगिता, पिताश्री, मैं दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान को अपना वर मान चुकी हूँ, अतः उन्हें स्वयंवर में आमंत्रित करना होगा। संयोगिता बताती है अपने पिताजी से
कि उनको राजा पृथ्वीराज चौहान बहुत पसंद है और वो उनको अपना वर मान चुकी है, मतलब उनको अपना पति मान चुकी है, हस्बैंड मान चुकी है। वो स्वयंवर में उनको आमंत्रित करना ही पड़ेगा। तो जयचंद क्रोधित होकर बोलते हैं, गुस्सा कर बोलते हैं, असंभव, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं, मैं अपने शत्रु के साथ तुम्हारा विवाह कभी स्वीकार नहीं करूँगा। अब जयचंद तो पृथ्वीराज चौहान से चिढ़ते थे, तो वो अपनी बेटी संयोगिता की शादी उससे कैसे करते। जब संयोगिता ने अपने जयचंद से ये बात कही कि वो पृथ्वीराज चौहान को पसंद करती है, वो उनको अपना वर मान चुकी है, पति मान चुकी है, तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा अपने शत्रु के साथ कभी भी विवाह स्वीकार नहीं करूँगा, एक्सेप्ट नहीं करूँगा। पिता से अस्वीकृति मिलने पर संयोगिता चिंतित मुद्रा में अपने कक्ष में आती है तथा विचार करने के पश्चात गुप्तवश सेवक के हाथों पृथ्वीराज चौहान को प्रेम प्रस्ताव के साथ स्वयंवर में आने का निमंत्रण पत्र भिजवाती है। जब संयोगिता को पता चल जाता है कि उनके पिताजी क्या करेंगे, पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं करेंगे, तो क्या होती है कि चिंतित मुद्रा में मतलब सोचते हुए अपने कक्ष मतलब अपने रूम में आती है और विचार करने के पश्चात मतलब सोच विचार करने के बाद अब अपने क्या करती है कि गुप्तवश मतलब कि चुरा कर अपने सेवक के हाथों क्या करती है, पृथ्वीराज चौहान को अपना प्रेम प्रस्ताव कि वो उनको पसंद करती है ऐसा पत्र लेटर लिखकर और स्वयंवर में आने का इनविटेशन भी भिजवा देती है। ठीक है, नेक्स्ट। सेवक पृथ्वीराज चौहान को पत्र देते हुए, महाराज कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता ने यह पत्र भिजवाया है। पृथ्वीराज चौहान पत्र पढ़कर, जाकर राजकुमारी संयोगिता को सूचित करो कि उनका यह प्रस्ताव हमें स्वीकार है। इधर कन्नौज के राजा जयचंद स्वयंवर के साथ पृथ्वीराज चौहान के अपमान की तैयारी में भी लगे हैं। अब देखो, जैसा कि आप जहाँ मैंने पहले ही बताया कि जयचंद क्या करते थे, पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए, अपमान करने के लिए तैयारी अलग अलग हथकंडे अपनाते रहते थे। तो इस जो उन्होंने स्वयंवर रचाया था ना, उसमें भी उन्होंने ऐसा एक काम करने की ठानी। और उधर क्या हुआ कि संयोगिता के सेवक ने पृथ्वीराज चौहान को पत्र दिया, तो उन्होंने उसके हाथों बता दिया कि हाँ, हमें संयोगिता का यह प्रस्ताव पसंद है, आप राजकुमारी को जाकर बता दो। जयचंद, मंत्री जी, पृथ्वीराज चौहान का एक पुतला बनाकर स्वयंवर के द्वार पे खड़ा कर दीजिए ताकि सब पृथ्वीराज चौहान को हमारे द्वारपाल के रूप में देखें। अब देखो, जयचंद ने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए उनका एक स्टैचू मूर्ति बना दिया और क्या किया, जैसे कि गेट के बाहर खड़े रहते हैं ना द्वारपाल, मतलब वो गेट के पास जो द्वारपाल खड़े होते हैं ना, उसी को क्या किया कि द्वारपाल के रूप में बना दिया उनको, पृथ्वीराज चौहान को मूर्ति बनाकर वहाँ पर खड़ा कर दिया उनको नीचा दिखाने के लिए। ठीक है, अब देखो, पृथ्वीराज का दूत, महाराज, सूचना मिली है कि जयचंद ने आपका पुतला बनवाकर द्वारपाल के रूप में लगवाया है। पृथ्वीराज चौहान आवेश में, क्या इतना दुस्साहस, हम इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे। आज कन्नौज में राजमहल में संयोगिता का स्वयंवर है। हिंदुस्तान के कई सम्राट उपस्थित हैं। संयोगिता जयमाला लिए सभी सम्राटों को अस्वीकार कर आगे बढ़ती है और पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा को देखकर रुक जाती है। पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं कि बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का एक दूत बताता है कि जयचंद ने क्या किया है, आपका पुतला बनाकर द्वारपाल के रूप में लगा है, मतलब दरवाजे के सामने गेट कीपर के रूप में खड़ा कर दिया है। तो पृथ्वीराज चौहान बहुत नाराज़ हो जाते हैं, बोलते हैं कि इतना दुस्साहस, मतलब इतना हिम्मत हो गया, हम अपने अपमान का बदला अवश्य लेंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो माहौल है उसमें उस दिन क्या था, कन्नौज के राजमहल में संयोगिता का स्वयंवर था। क्या हुआ था, हिंदुस्तान के सारे सम्राट उपस्थित थे। संयोगिता क्या करती है, जयमाला लेकर सब सम्राटों को अस्वीकार कर देती, मतलब उसको किसी से विवाह नहीं करना है। और जब पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा को देखकर क्या करती है, रुक जाती है कि मैं क्या है, सोचने लग जाती है। संयोगिता मन ही मन, यह प्रतिमा तो मेरे प्रिय पृथ्वीराज चौहान का है, जिन्हें मैं अपने वर के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। यह सोचते हुए संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा को जयमाला पहनाती है और वहाँ उपस्थित सभी सम्राट हैरानी से देखते हैं। तभी घोड़े की टापों की ध्वनि गूंजती है और पृथ्वीराज घोड़े पर सवार हो उपस्थित हो जाते हैं। क्या हुआ कि जब उन्होंने संयोगिता ने द्वार पर पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा देखी तो बोली, अरे ये तो पृथ्वीराज चौहान का प्रतिमा है, मैं तो इनको वर के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। ये सोचकर क्या हुआ, संयोगिता ने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा को जयमाला पहना देती है। वहाँ उपस्थित सभी सम्राट हैरानी से देखने लग जाते हैं।
तभी क्या होता है कि घोड़े के टापों की आवाज़ आती है। पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, घोड़े पर सवार होकर वहाँ आ जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, संयोगिता ने मेरी प्रतिमा को जयमाला पहनाई है, अतः ये मेरी पत्नी हुई। इस अधिकार से मैं इन्हें ले जा रहा हूँ। यदि किसी सम्राट में साहस है तो मुझे रोक ले। यह कहते हुए घोड़े पर संयोगिता को सवार कर पृथ्वीराज चौहान चल पड़ते हैं। जो उनका रास्ता रोकने के लिए आगे आया, मुझे उससे मुँह की खानी पड़ी। अब क्या हुआ, तब तक पृथ्वीराज चौहान आ जाते हैं और जयचंद से बोलते हैं कि संयोगिता ने क्या किया है कि मेरे प्रतिमा मतलब मूर्ति को जयमाला पहनाई है। अब ये मेरी पत्नी और मैं इसी अधिकार से क्या कर रहा हूँ, इनको लेकर जा रहा हूँ। जिस किसी सम्राट में भी हिम्मत हो मेरा सामना करें। यह कहते हुए वो क्या करते हैं, संयोगिता को अपने घोड़े पर बैठाकर चल पड़ते हैं। और जो सम्राट भी उनका रास्ता रोकने की कोशिश करता है उन्हें मुँह की खानी पड़ती है। मुँह की खानी पड़ती है मतलब हार का सामना करना पड़ता है। यह भी एक मुहावरा है। आप देखो इस जो आपने ये कहानी पढ़ रहे हो आप, इस कहानी में कितने सारे मुहावरे आए। आपको ये सब मुहावरे का अर्थ याद रखना चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखो, ये देखो आप पिक्चर में देख रहे हो ना, पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को आगे बैठा के रखा है और देखो सब उनसे लड़ाई कर रहे हैं और वो सबका सामना कर रहे हैं, है ना बेटा। देखो फोटो में, ठीक है, चित्र में देखो। नेक्स्ट, जयचंद चिंतित अवस्था में सिंहासन पर विराजमान है। पृथ्वीराज चौहान ने भरी सभा में हमारा अपमान करके अच्छा नहीं किया। हम बड़ी से बड़ी कीमत चुका कर भी इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे। अब देखो जयचंद ने क्या कहा कि बहुत चिंतित अवस्था में बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया कि भरी सभा में उनका अपमान किया और वो उनको अच्छा नहीं लगा। अब उनका कहना को चाहे अब वो वापस पृथ्वीराज चौहान से बदला लेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। सेनापति, क्षमा करें महाराज, लेकिन हम अकेले पृथ्वीराज चौहान का सामना नहीं कर सकते। ठीक है, सेनापति ने कहा, उनका सेनापति ने कि देखिए आप जो भी कहिए, लेकिन वो इतने वीर हैं कि पृथ्वीराज चौहान का सामना हम अकेले नहीं कर सकते। जयचंद, एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारी सहायता कर सकता है, वह है गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी। मैं गौरी के साथ संधि कर पृथ्वीराज चौहान को नष्ट कर दूंगा और दिल्ली का शासक बन जाऊंगा। मंत्री जी, शीघ्र ही हमारा संधि का प्रस्ताव गौरी तक पहुंचाइए। अब देखो जयचंद ने क्या कहा कि एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारी सहायता करेगा। आपको याद है ना बेटा, वो मोहम्मद गौरी जो गजनी का शासक था, जिसे पृथ्वीराज चौहान ने क्षमादान दिया था। अब जयचंद क्या करने वाला है, उसके साथ संधि करके मतलब समझौता करके क्या करेगा, मिलकर लड़ाई करेगा और पृथ्वीराज चौहान को नष्ट कर देगा, ऐसा प्लानिंग बना रहा है। तो उसने क्या किया कि मोहम्मद गौरी के पास संधि का प्रस्ताव पहुंचा दिया। जयचंद का दूत, सुल्तान, कन्नौज के महाराज जयचंद आपकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। आप पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करें, हमारी सेना आपके साथ है, सारी दौलत आपकी होगी और दिल्ली का सिंहासन महाराज जयचंद का। आप देखो जयचंद का दूत सुल्तान को, गजनी के सुल्तान को बताता है कि हमारे महाराज जयचंद ने आपकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। पृथ्वीराज चौहान, आप पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कीजिए। और जो क्या है, जयचंद क्या बता रहे हैं कि जो जयचंद की सेना है ना, वो हमारे साथ मतलब कन्नौज की सेना आपके साथ होगी और हम लोग जब लड़ाई करेंगे तो सारी दौलत आपकी होगी। मतलब मोहम्मद गजनी को क्या चाहिए था, दिल्ली की दौलत चाहिए थी, तो उसकी होगी और दिल्ली का सिंहासन किसका होगा, महाराज जयचंद का। मोहम्मद गौरी प्रसन्न होकर सम्राट जयचंद से कहना कि उनका प्रस्ताव हमें मंजूर है, वे दिल्ली कूच की तैयारी करें। दिल्ली कूच की तैयारी करें मतलब दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी करें। मोहम्मद गौरी को भी तो यही इच्छा थी कि वो क्या करे, दिल्ली पे आक्रमण करे, दिल्ली को जीते और दिल्ली के खजाने को लूट ले और जयचंद का भी बदला पूरा हो जाता और मोहम्मद गौरी दोनों का बदला क्या हुआ, पूरा हो जाए। इसलिए दोनों मिलकर क्या सोचे कि अब ये दोनों मिलकर आक्रमण करेंगे। अब देखो मोहम्मद गौरी, चाहे कोई कितना ही बलवान क्यों ना हो, फूट इंसान को कमज़ोर बना देती है। इनकी आपसी फूट ही हमारी कामयाबी का रास्ता तय करेगी। पृथ्वीराज को पराजित कर दिल्ली की सारी दौलत मेरी हो जाएगी, मेरी, हा 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 हा। अब देखो बेटा, अब देखो इसलिए बोला जाता है कि फूट का फ़ायदा कोई भी बाहरी लोग उठाकर हमें कमज़ोर कर देते हैं, है ना। अब देखो उस समय भी क्या था कि दिल्ली के देखो पृथ्वीराज चौहान ने जब मोहम्मद गौरी से समझौता किया था तो उसने ये कहा था कि हमारे हिंदुस्तान की तरफ आँख उठाकर मत देखना। लेकिन ये देखो जयचंद ने क्या किया कि उनके ही खिलाफ मतलब विदेशी राजा से दोस्ती कर लिया, अपने ही देश के राजा को
पराजित करने के लिए। इसलिए कभी भी हमें बाहर के लोगों के साथ अपने देश का सौदा नहीं करना चाहिए ना। हमें देशभक्ति, अपने मन में देशभक्ति की भावना रखनी चाहिए, है ना। देखो, फिर देखो, गुप्तचर पृथ्वीराज से, महाराज सूचना मिली है कि कन्नौज के राजा जयचंद ने संधि कर गौरी ने दिल्ली पर हमला बोल दिया है। पृथ्वीराज तो गुप्तचर से फिर पता चल जाता है कि महाराज सूचना मिली है कि कन्नौज के जो राजा जयचंद है ना, उन्होंने क्या किया, गौरी ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जयचंद के साथ संधि कर ली है। पृथ्वीराज चौहान, क्या जयचंद ने गौरी से संधि कर ली? आवेश में, हम बाहर के दुश्मन को तो एक बार साफ कर सकते हैं, लेकिन देशद्रोही को नहीं। जाओ युद्ध की तैयारी करो। अब देखो, पृथ्वीराज चौहान ने सही कहा ना कि देखो, हम लोग बाहर के दुश्मनों को तो ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे अपने हो उसमें कौन दुश्मन है पता ही नहीं चलता। और जब बेटा आप याद रखो, जब आप बाहरी लोगों से लड़ाई करोगे ना तो हराना आसान होता है, लेकिन अपने ही लोगों के साथ लड़ाई करना और उन्हें हराने का काम सबसे मुश्किल होता है ना। अब सपोज चलो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपको कोई बात अगर अच्छी नहीं लग रही है तो आप टीचर्स या फिर कोई भी पड़ोसी से तो कुछ भी कह दोगे, है ना। लेकिन वही बात अगर आपके पेरेंट्स कहें तो आपको अच्छा ना लगे, फिर भी आपको मानना पड़ता है ना, क्योंकि आप उनके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ फाइट नहीं कर सकते हो। हमें क्या चाहिए, उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। अब देखो क्या हुआ कि अब दोनों के बीच घमासान लड़ाई हुई। पृथ्वीराज तथा गौरी के बीच फिर से घमासान युद्ध होता है, लेकिन इस बार पृथ्वीराज चौहान को पराजय का सामना करना पड़ता है। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है। अब देखो, जब पहली लड़ाई हुई थी तो आपको याद है ना कि पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, मोहम्मद गौरी हार गया था। लेकिन इस लड़ाई में क्योंकि जयचंद की सेना भी मोहम्मद गौरी के साथ थी, तो इस बार क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी जीत गया। मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान जिसके नाम से लोग कांपते हैं, आज हमारे सामने बंदी बना खड़ा है। हा 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 हा। जयचंद बोलता है, मोहम्मद गौरी, हमने अपना वचन पूरा किया, अब तुम भी हमें दिल्ली का शासक बनाकर अपना वचन पूरा करो। ठीक है। जयचंद ने तो इसलिए मोहम्मद गौरी के साथ संधि की थी ना कि उसे दिल्ली का शासक बनना था। अब देखो, मोहम्मद गौरी, जयचंद, तुम्हारी सहायता के बिना तो पृथ्वीराज चौहान को हराना असंभव था। तुम्हें तो अवश्य इनाम मिलेगा। सैनिकों, इस गद्दार जयचंद को बंदी बना लो। देखो, मोहम्मद गौरी को जिस जयचंद ने उसकी सहायता की दिल्ली के सुल्तान को हराने के लिए, उसने उसे ही क्या किया, बंदी बना लिया। जयचंद आश्चर्य से, गौरी ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें यह विजय मेरी वजह से मिली है, तुम इस तरह मुझे धोखा नहीं दे सकते। जयचंद ने कहा कि ये क्या करे मोहम्मद गौरी, तुम्हें मेरी वजह से सफलता मिली है ना, तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ मुझे धोखा नहीं दे सकते। मोहम्मद गौरी, जयचंद, मुझे यह विजय तो तुम्हारी आपसी फूट से मिली है, समझे। जो अपने मुल्क से गद्दारी कर सकता है वह हमारे साथ भी गद्दारी करने से पीछे नहीं हटेगा। सैनिकों, इसकी गर्दन काट कर बीच चौराहे पर लटका दो और लिख कर टांग दो, गद्दार जयचंद। ठीक है। अब देखो, मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि कहा कि जब तुम अपने देश के राजा के नहीं हुए, आपसी फूट से मेरे साथ मिल गए, तो जो अपने देश के राजा का नहीं हुआ, मेरा क्या होगा। जो तुम अपने देश के राजा के साथ गद्दारी कर रहे हो, मतलब देशद्रोही कर रहे हो, उसके अगेंस्ट जा रहे हो, तो तुम मेरे अपने कैसे होगे? मुझसे भी तो गद्दारी कर सकते हो। इसलिए कि उसने क्या किया, सैनिकों, इसका गर्दन काट दो और क्या करो, बीच चौराहे पे लटका दो। सही किया ना। और क्या बोला, लिख कर टांग दो, गद्दार जयचंद। क्योंकि उसने क्या किया था, महाराज अपने ही देश के राजा को हराने में विदेशी राजा की मदद की थी, इसलिए उन्हें उसके सामने गद्दार लिखकर उसका सिर कटवाकर और चौराहे पर टांग कर मोहम्मद गौरी ने टांग दिया। ठीक है बेटा। अब देखो, हम लोगों ने क्या किया, आज की कहानी में दूसरा भाग तक पढ़ लिया। ठीक है। फिर से मैं आपको रिवीजन कर देती हूँ और इसका तीसरा भाग हम लोग जब मैं अगला क्लास लूँगी ना, नेक्स्ट तो आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है। अभी आप इतना समझो, है ना, एक्सप्लेनेशन अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, जो मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर दे रही हूँ। तो हम लोग इसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जो कि दिल्ली का राजा है, वो बहुत वीर है। और इसमें एक मोहम्मद गौरी है जो गजनी का
राजा है वो क्या करता है, वो हमेशा भारत में लूटपाट करके अपने हम यहाँ से सोना लूट कर अपने देश के पास देश में ले जाना चाहता है, क्योंकि जैसा भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो भी अपने अपने देश को, गजनी को सोने की चिड़िया बनाना चाहता था, है ना। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन जब लड़ाई हुई तो पहले लड़ाई में क्या हुआ, मोहम्मद गौरी हार गया और पृथ्वीराज चौहान जीत गया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया, माफ़ कर दिया, ठीक है। लेकिन मोहम्मद गजनी के मन में उनके प्रति ईर्ष्या थी और दिल्ली के दौलत पे उनकी नज़र थी। इसके बाद दूसरा भाग में हम लोगों ने देखा कि कन्नौज के राजा जयचंद थे, वो भी पृथ्वीराज चौहान से बहुत चिढ़ते थे। उनकी पुत्री संयोगिता थी, बेटी संयोगिता थी, जो कि पृथ्वीराज चौहान से प्यार करती थी। लेकिन क्योंकि पृथ्वीराज चौहान से राजा जयचंद चिढ़ते थे, तो वो उनकी शादी उससे नहीं करवाना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने स्वयंवर आयोजित किया तो क्या किया कि राजकुमारी संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान के प्रतिमा को, जो कि उसके पिताजी ने उनका अपमान करने के लिए द्वारपाल के रूप में रखा था, उनको माला पहना दी। और इस वजह से क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान आए और उन्होंने उनकी राजकुमारी को अपने साथ ले गए, क्योंकि उन्होंने बोला कि इन्होंने मेरे प्रतिमा को क्या किया, माला पहनाए, यानी ये मेरी पत्नी हुई। इस वजह से जयचंद बहुत चिढ़ गए और जयचंद ने मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर क्या किया, साजिश रची और कि बोला कि राज्य मैं लूँगा और दौलत तुम ले लेना। इस तरह मोहम्मद गौरी और जयचंद ने मिलकर पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए। लेकिन क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी ने क्या किया, जयचंद को भी माफ़ नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि जो आदमी अपने देश का नहीं हुआ वो मेरा भी नहीं हो सकता। उसने उसके गले को काट कर चौराहे पे लटका दिया, ठीक है। अब इसके तीसरे भाग में हम लोग देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच क्या हुआ। बंदी बने हुए मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गजनी को मारा। किसने किसको मारा, ये हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तब तक जितना तक मैंने पढ़ा है ना, रीड करना है ना, और जो हार्ड वर्ड्स हैं अगर आपको प्रॉब्लम हो तो जब हम लोग ऑनलाइन मिलेंगे ना, तो आप मुझसे एक्सप्लेन करवा लेना, मैं कर लूँगी, ओके। चलो टिल देन बाय बेटा, टेक केयर, स्टे होम, बाय।